क्या बोलती हिंदी क्लास, सब बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं हूं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति। स्वागत है आप सभी का आज के धमाकेदार सेशन में। आज का सेशन भाई साहब बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं मान के चलिए उनसे बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। वो क्या होता है आपने देखा होगा भाई, इतना सारा सिलेबस है। मतलब हाई स्कूल में मान के चलिए 10th क्लास का जो बच्चे हैं उसके जो हिंदी का सिलेबस है बहुत ही ज्यादा मतलब ज्यादा है और बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर, बहुत ही लॉन्ग चैप्टर, जैसे धनुष भंग हो गया, सूरदास के पद हो गए, इतने लॉन्ग लॉन्ग चैप्टर के भाई थक जाते हैं करते करते। लेकिन वही जब हमको एक शॉर्ट चैप्टर दिखता है ना तो भाई क्या खुशी मिलती है, तो हाई लेवल की खुशी मिलती है कि चलो कोई तो इतना शॉर्ट चैप्टर है जो मतलब बहुत ही कम समय में हम उसको पढ़ सकते हैं। तो ठीक वैसे ही आज जो मैं आपको चैप्टर करवाने वाली हूँ बहुत ही शॉर्ट सी कविता है। सिर्फ आधे घंटे में 2 कविता हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी और समझना इतना डिफिकल्ट भी नहीं, बहुत ही शॉर्ट सी व्याख्या है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको ज्यादा कुछ इसके पीछे जानना पड़ेगा फिर कुछ ज्यादा इसके आगे जानना पड़ेगा। क्लियर? तो चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शॉर्ट सी कविता है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपको अच्छी जानकारी भी मिलेगी, है ना। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बब्बा की। तो उम्मीद है आप लोग भाई अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। क्लास 10th की देखिए क्लास चल रही है ना, तो क्लास 10th का पद्यांश भाग से लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर अशोक वाजपेयी जी का। क्लियर? तो कवि का नाम याद करना बहुत जरूरी है वरना आपका 2 नंबर कट सकता है। और ये तो आप भली भांति जानते होंगे अच्छे से कि एक एक नंबर, एक एक पॉइंट से हमारी परसेंटेज इंक्रीज होती है। अगर एक एक नंबर हमारा घटता है ना तो परसेंटेज हमारी डिक्रीज होगी। क्लियर? तो संदर्भ में देखिए आपको पता होना चाहिए, आपको हर बार मैं बताती हूँ कि 6 नंबर का हमारा पद्यांश का टॉपिक होता है। 6 नंबर की पद्यांश आती है, इसमें से 2 नंबर संदर्भ का होता है, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या और 2 नंबर की अदर प्रश्न। अब जो संदर्भ होता है वो क्या होता है भाई, कितने बार बताएंगे आपको। संदर्भ क्या होता है कि आपको 1 नंबर का कवि का नाम लिखना होता है और 1 नंबर की जो भी आपको व्याख्या करनी होती है, मतलब जो भी आपको पैराग्राफ, लाइनें, पद दिया होता है उसको आपको पहचान के लिखना होता है कि भाई ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो किस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि कौन है, वो हमको कब पता चलेगा, जब हम अच्छे से लाइन टू लाइन हर एक चीज को पढ़े होंगे। अगर हम इस कविता को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा भाई किस कविता से लिया गया है, इसके कवि कौन है। तो सिंपल, युवा जंगल क्या है, हमारी कविता का नाम है, चैप्टर क्या हमारा, युवा जंगल, और किसने लिखा है, अशोक वाजपेयी जी ने। तो अशोक वाजपेयी जी, युवा जंगल, अशोक वाजपेयी जी, युवा जंगल। क्लियर? अशोक वाजपेयी जी हमारे कवि है और अशोक वाजपेयी जी ने युवा जंगल कविता को लिखा है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। तो देखिए 2 नंबर संदर्भ का हो गया, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या का। अब आपको हर एक लाइन टू लाइन का अर्थ समझना, लाइन टू लाइन की व्याख्या आपको आनी चाहिए, क्योंकि ना तो हमको पता है ना तो आपको पता है कि एग्जामिनर किस लाइन पे भाई वो अंडरलाइन कर दे, किस लाइन की व्याख्या हमसे करवाएगा। ठीक है, तो लेकिन समझने के लिए पूरा चैप्टर समझना पड़ेगा हमको, और जब हम पूरा चैप्टर समझेंगे तभी हमें लाइन टू लाइन हमारी मेमोरी में भाई फिट होएगा, तभी हमको पता भी होगा कि किस चैप्टर से लिया गया, इसका कवि कौन है। ठीक है, तो 4 नंबर हमारे कंफर्म हो गए। अब बात आती है 2 नंबर की। अब वो 2 नंबर क्या होता है कि 2 नंबर की एक एक करके 2 क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है। अब वो क्वेश्चन क्या बनेगा ना वो हमें पता है ना आपको पता है, तो वो क्वेश्चन लेकिन कहाँ से बनेगा ये हमको पता है। तो वो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इसी व्याख्या से, इसी पैराग्राफ से। तो जब आपको इसकी व्याख्या अच्छे से भली भांति पता होगी तो आप उन प्रश्नों का भी उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो व्याख्या और संदर्भ दोनों मिलाकर के 4 नंबर और 2 नंबर के अदर प्रश्न, तो मतलब 6 नंबर पूरे के पूरे आपकी मुट्ठी में है। क्लियर? तो संदर्भ में क्या याद करना है आपको, कवि का नाम और हमारे चैप्टर का नेम। ठीक है, तो कवि का नाम क्या है, अशोक वाजपेयी जी। कवि कौन है हमारे, अशोक वाजपेयी, और चैप्टर क्या है हमारा, युवा जंगल। क्लियर? तो उम्मीद आपको इतना समझ आया होगा। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है, हमारी कविता है। क्या ये कविता है, बहुत शॉर्ट सी कविता है, 8-10 लाइनें है बस। ठीक है, अब देखिए कविता में क्या लिखा है, पहले थोड़ा आपको बता देते कि भाई कविता में क्या ऐसा लिखा है। तो कविता में लिखा है कि एक युवा जंगल, क्या, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी भरी उंगलियों से बुलाता है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा इसको जूम कर लें ताकि आपको अच्छे से भाई विजिबल हो, है ना। तो क्या लिखा है कि एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी सिरा में हरा रक्त बहने लगा है, आंखों में हरी परछाइयां फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। मैं नहीं हूं और कुछ,
बस एक हरा पेड़ हरी पत्तियां की एक दीप्त रचना। अब क्या समझ में आ रहा है इसमें कि एक युवा जंगल है और वो अपनी हरी हरी उंगलियों से मुझको बुला रहा है। भाई उंगलियां भी कब से हरी होने लगी है ना। और मेरे श्राव मतलब क्या होता है, नशे, जो हमारे नशे होते हैं उनको श्राव बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बोलती है भाई वाजपेयी जी और मेरे श्राव में हरा रक्त बहने लगता है। भाई रक्त भी कहीं, खून भी कभी हरा होता है, नहीं होता। खून बेसिकली क्या होता है, हमारा लाल होता है। लेकिन अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं कि उनके श्राव में हरा खून बह रहा है। तो कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा, कुछ फिट नहीं बैठ रहा है कि पता नहीं क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। तो देखिए अगर मैं आपको डायरेक्ट लाइन टू लाइन भाई वाक्य समझाने को चल दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप मतलब ऊपर से पूरा निकल जाएगा। सबसे पहले लाइन टू लाइन वाक्य को समझाने से पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू बताती हूँ आखिरकार वाजपेयी जी इसमें कहना क्या चाहते हैं, ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। फिर जब आप लाइन टू लाइन वाक्य को समझेंगे तो कोई आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। क्लियर? तो ध्यान सुनिएगा, आराम सुनिएगा। तो जो अशोक वाजपेयी जी है वो इसमें क्या हमको बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, कि इसमें जो कविता है ना, इस कविता के माध्यम से जो हमारे कवि है वो कुछ हमको और बताना चाहते हैं, मतलब इसका गहन अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले लाइन टू लाइन की व्याख्या समझने से पहले आपको मैं इसका ओवरव्यू बताती हूँ आगे कार में वाजपेयी जी मतलब क्या इसमें बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, चैप्टर का नाम क्या है, युवा जंगल। तो युवा मतलब क्या होता है, हिंदी में पूरा पूरा बोले तो जवानी जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे जो हमारी एज होती है 18 से 25 उम्र की, तो वो उसको हम बोलते हैं युवा अवस्था, मतलब जवानी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ठीक वैसे ही हमारे 18 से 25 उम्र हो जिसको हम युवा अवस्था बोलते हैं, ठीक वैसे जो हमारे जंगल है, जो हमारी प्रकृति है वो भी भाई युवा अवस्था में होती है। तो युवा अवस्था उनकी कब होती है, जब चारों तरफ प्रकृति मतलब हरियाली हरियाली दिखती है, हरे हरे पेड़ पौधे वृक्ष सब कुछ, तो वो अपनी युवा अवस्था में होती है। तो यहीं पे वाजपेयी जी बोलते हैं कि जो वाजपेयी जी क्या कहते हैं कि एक हरा भरा एक ताजा जंगल मतलब एक युवा जंगल वह मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या, एक हरा भरा ताजा जंगल मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। अब देखिए यहाँ पर जो वाजपेयी जी वो क्या है, कवि है, तो आकर्षित किस लिए करेगा, लिखने के लिए। अब क्या लिखने के लिए, कि लोगों को जागरूक कैसे करना, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए। अब क्या जागरूक करने के लिए, कि प्रकृति, ये जो हरियाली है, ये जो पेड़ पौधे, जो वृक्ष है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्लियर? तो यहाँ पर ये बताते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर इतना तो वो बता देते हैं कि युवा जंगल में ऐसा ऐसा मतलब प्रकृति के बारे में बताना है, ठीक है। और अब वो यहाँ पर अपने आप को एक प्रकृति के रूप में मानते हैं, मतलब वो अपने आप को एक वृक्ष की जगह पर रखकर देखते हैं और उसकी पीड़ा को समझते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि चारों तरफ भाई हरियाली हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। तो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको कटवा देते हैं ना, तो वही है। तो जो वाजपेयी जी है वो क्या कहते हैं कि अपने आप को वो एक वृक्ष की जगह रखकर देखते हैं और उसकी पीड़ा को समझते हैं, उसकी पीड़ा को महसूस करते हैं और फिर लोगों को उसके प्रति जागरूक करते हैं, उसके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। क्लियर? तो इसी मंशा से, इसी को ध्यान में रख के आपको इस स्टोरी को समझना, इस कविता को समझना है, ठीक है। समझ में आई बात? तो चलिए फिर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कवि है वो अपने आप को वृक्ष की जगह क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी की तकलीफ को, किसी के सुख दुख को जानना है तो ऐसे बोलने से नहीं हो जाते कि हाँ भाई तुम हमको बता रहे, हम ही भाई समझ रहे हैं। तो हमें उसके सुख दुख को जानने के लिए अपने आप को उसकी स्थिति में रखना पड़ेगा, तभी हम उसकी सुख दुख को जान सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है वही जानता है, ठीक है। वैसे हम लोग से हमसे कोई दुख की बात बता रहा तो हम कहते हैं तो नॉर्मल ही है, तो बोलते हैं जिस पे बीतता है वही जानता है। तो वैसे ही जो हमारे वाजपेयी जी हैं वो हरियाली की, वो अपनी प्रकृति की, एक हरे वृक्ष की पीड़ा को जानने के लिए अपने आप को उस वृक्ष की मतलब वृक्ष पर बनाकर देखते हैं, मतलब अपने आप को वृक्ष की स्थिति पर रख कर देखते हैं। वो अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं भी एक वृक्ष के समान हूँ, ठीक है। तो पूरी बस यही कविता इसमें छपी हुई है। तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगी आप कविता में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले अर्थ समझेंगे, लाइन टू लाइन क्या कहना चाहते हैं। तो क्या लिखा है कि एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आंखों में मेरी परछाइयां फिसलती है, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होंठ मेरे गहरे गान में कांपते, मैं नहीं हूँ और कुछ बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की दीप्त रचना। तो एक युवा जंगल। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझे एक हरा भरा, क्या कवि कहते हैं कि एक हरा भरा ताजा जंगल मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है, वह मुझे अपनी हरी हरी उंगलियों से बुलाता हुआ अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। और मेरे सिगाओं में और उसके इस अपनेपन को देख करके मेरी नसों में हरा रक्त बहने लगता है। क्या,
दोबारा सुनिए कि एक हरा ताजा हरा भरा जंगल, एक युवा जंगल मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी हरी हरी उंगलियों से मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है और इसके इस अपनेपन को देख करके मेरी नसों में हरा रक्त बहने लगता है। ठीक है, और मैं इससे इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, इतना आकर्षित हो जाता हूँ कि मेरी आंखों में चारों तरफ हरियाली की छाया ही छाया दिखाई देती है, कि मेरी आंखों में चारों तरफ प्रकृति की हरियाली की छाया ही छाया दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे मेरे कंधों पर एक हरा वृक्ष का आकाश ठहर गया हो। क्या जैसे ऐसा लगता है जैसे मेरे कंधों पर एक हरे वृक्ष का आकाश ठहर गया हो और मेरे होठों पर क्या ऐसा लगता है जैसे मतलब वो प्रकृति से इतना मंत्रमुग्ध हो जाते, इतना आकर्षित हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे होठों से हरियाली के गाने थरथराने लग जाते हैं, अर्थात वह हरियाली के गीत गाने लग जाते हैं। अंत में वे कहते हैं कि मैं नहीं हूं और कुछ, बस एक हरा पेड़, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। दीप्त मतलब क्या होता है? उज्जवल बोल सकते हैं, प्रकाशित बोल सकते हैं ना। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर कि मैं नहीं हूँ। यहाँ पर अर्थ क्या निकलता है इन दोनों लाइनों का कि जो हमारे वाजपेयी जी हैं वो अपने आप को बोलते हैं कि अब मैं स्वयं नहीं रहा हूँ बल्कि एक हरा पेड़ बन गया, बल्कि एक हरा वृक्ष बन गया हूँ। मतलब वो अपने आप को ये बताते हैं कि मैं अब खुद नहीं रहा हूँ, एक हरा पेड़ बन गया हूँ। और वह अब हरा पेड़ किस लिए बने हैं वो, ताकि वह पेड़ पौधों की एक हरियाली की, प्रकृति की पीड़ा को समझ सके, है ना, और फिर उसको पीड़ा को समझ करके लोगों को उसके प्रति जागरूक कर सके कि भाई इसका संरक्षण करो, इसको नष्ट मत करो। तो यही उन्होंने बोला है कि वाजपेयी जी बोलते हैं कि मैं अब कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक हरा पेड़ बचा हूँ। और वह बोलते हैं कि और मैं हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना के समान बन गया हूँ। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। अब देखिए आपको कैसे आपके एग्जाम में लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में अशोक वाजपेयी या फिर कवि अशोक वाजपेयी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि एक हरियाली का, प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनकी महत्वता को बताते हुए कहते हैं कि एक हरा ताजा भरा हुआ जंगल मुझे अपनी छोटी छोटी हरी हरी उंगलियों से अपनी ओर आकर्षित करता है और इसके इस अपनेपन को देख करके मेरी नसों में हरा रक्त बहने, अर्थात मेरी नसों में हरा खून बहने लग जाता है। मेरी आंखों में चारों तरफ हरियाली की छाया दिखाई पड़ने लगती है और ऐसा लगता है जैसे मेरे कंधों पर एक हरा आकाश ठहर गया हो, हरे वृक्ष का आकाश ठहर गया हो। और मैं इस हरियाली से इतना मंत्रमुग्ध, इतना आकर्षित हो जाता हूँ कि मेरे होठों से हरियाली के जो गीत है वो थरथराने लग जाते हैं, अर्थात मैं हरियाली के गीत गाने लग जाता हूँ। अंत में वे कहते हैं कि अब मैं स्वयं नहीं रहा, अंत में कवि कहते हैं कि अब मैं स्वयं नहीं रहा बल्कि एक हरा वृक्ष बन गया, बल्कि एक हरा पेड़ बन गया हूँ और ईश्वर की बनाई हुई हरी पत्तियों की एक प्रकाशित रचना बन गया हूँ। क्लियर? उम्मीद है कि आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, तो बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं, इसमें सिंपल सी है। और बस अब यहाँ पर एक और है, बाकी हमारा कविता पूरी खत्म यहाँ पर। ठीक है, बस इतनी और कविता खत्म। बहुत शॉर्ट सी कविता, आप भी बोलोगे भाई क्या मजा आ गया। तो आगे क्या लिखा है कि ओ जंगल युवा बुलाते हो आता हूँ, एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। तो यहाँ पर हमारी कविता खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि कवि कहते हैं कि ओ जंगल युवा, कि ए हरे भरे ताजे युवा जंगल, तुम मुझको बुलाते हो, मैं आता हूँ, रुको, मैं हरियाली की जैसे, मैं हरियाली से युक्त वसंत बन करके आता हूँ। मतलब वो कहते हैं कि तुम मुझको बुला रहे हो तो मैं भी तुम्हारी तरह हरियाली बनकर आता हूँ। ठीक है, तो बस यही है। तो कैसे इसको आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अशोक वाजपेयी जी इसकी वही हरियाली की महत्वता को वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे हरे भरे जंगल की, हे ताजा युवा जंगल, यदि तुम मुझको बुलाते हो तो रुको, मैं आता हूँ और एक हरे वसंत में डूबा हुआ, अर्थात मैं स्वयं को एक हरियाली में स्वयं को फिर अपने आप को हरियाली से युक्त वसंत में परिपूर्ण करके आता हूँ। मतलब मैं भी अपने आप को हरियाली में बनाकर आता हूँ, मतलब मैं भी अपने आप को हरियाली से युक्त करके आता हूँ। तो कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि अरे युवा जंगल, अरे ताजे हरे भरे युवा जंगल, तुम मुझको बुलाते हो, यदि तुम मुझको बुलाती हो तो मैं आता हूँ और मैं स्वयं को एक हरियाली से युक्त वसंत में परिपूर्ण करके आता हूँ। अर्थात यहाँ पर भावार्थ करने के लिए आशय क्या है कि यहाँ पर जो कवि है, इस समय जो कवि है वो अपने आप को एक वृक्ष की कल्पना कर रहे हैं, वो अपने आप को एक वृक्ष के रूप में मान रहे हैं ताकि वह हरियाली की पीड़ा को महसूस कर सके, है ना, और लोगों को उसके संरक्षण के लिए प्रेरित कर सके। क्योंकि किसी की पीड़ा को समझने के लिए उसके अनुकूल हुए बिना हम किसी की पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं।
क्लियर। तो ये हमारी कविता यहाँ पर खत्म होती है। दोबारा सुन लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अरे ताजे हरे भरे जंगल तुम मुझको बुलाते हो, मैं आता हूँ, मैं स्वयं को एक हरियाली से युक्त वसंत में परिपूर्ण करके आता हूँ। अर्थात कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि इस समय जो कवि है वो अपने आप को एक वृक्ष की कल्पना कर रहे हैं, है ना, ताकि वह वृक्ष की एक हरियाली की पीड़ा को महसूस कर सके और महसूस करने के बाद उसको लोगों को उसके प्रति उसके संरक्षण के लिए जागरूक कर सके। क्लियर। क्योंकि किसी की भी पीड़ा को समझने के लिए उसके अनुकूल हुए बिना उसकी पीड़ा हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि हमें किसी की पीड़ा को समझना है तो हमें अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारे वाजपेयी जी हैं वो हरियाली की पीड़ा को समझने के लिए और पीड़ा को समझने के बाद लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए अपने आप को एक वृक्ष की जगह पर रखकर देखते हैं। ठीक है, तो पूरी बस यही कविता थी, यहाँ पर खत्म होती है हमारी कविता। तो होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। तो बहुत अच्छी कविता थी और कविता भी हमारी खत्म होती है। तो इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा, बहुत ही डिफिकल्ट भी नहीं ताकि आपको डिफिकल्ट लगे। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कविता की ओर। तो अशोक वाजपेयी जी ने 2 कविताएं लिखी हैं। एक तो युवा गंगा लिखी है और लिखी है भाषा एकमात्र अनंत। ये भी बहुत छोटू सी है, बहुत ही छोटू मोटू सी है ना। तो भाषा एकमात्र अनंत, युवा जंगल। तो ये दोनों कविताएं किसकी हैं? अगर भाषा एकमात्र अनंत से आता है या फिर युवा जंगल से आता है तो इसके दोनों के राइटर, इसके दोनों कवि कौन है? अशोक वाजपेयी जी है। ठीक है, तो युवा जंगल आपको अच्छे समझ आया होगा। ताजे हरे भरे जंगल की बात की गई है। अशोक वाजपेयी जी अपने आप को ताजे हरे भरे जंगल की स्थिति पर रखकर देखते हैं ताकि वह उसकी पीड़ा को समझ सके और लोगों फिर उसके प्रति जागरूक कर सके। ठीक है, तो बस पूरी वही कविता थी। अब आती है भाषा एकमात्र अनंत। इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत ही अच्छी सी कविता है, बहुत ही शॉर्ट सी है कि भाषा एकमात्र अनंत है। मतलब आपको पता होगा भाई, आपको पता कहाँ से बताया नहीं है। तो देखिए, भाषा एकमात्र अनंत हमारी कविता का नाम है, बहुत ही छोटी सी है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उससे एक बच्ची। अब बोलोगे भाई इसमें क्या बोल रहे हैं? तो बेटा यही है कि इन कविताओं में जो हमारे कवि हैं वो मतलब एक गहन अर्थ निकालते हैं। मतलब कविता छोटू सी दिख रही है लेकिन मतलब समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं फूल है भाई झड़ जाता है, फूल शब्द नहीं झड़ता, मतलब पता नहीं कि वो बाल झड़ जाते जैसे होता है ना, तो भाई कि फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं है, बच्चा गेंद उछालता है, एक बच्ची उसको पकड़ लेती है। तो इसका भाई अर्थ क्या निकल रहा है? तो इसको भी भाई जैसे हमने युवा जंगल आपको बताया था लाइन टू लाइन अर्थ समझाने से पहले, ठीक वैसे आपको बताएंगे। तो देखिए, इसमें जो कवि है वो भाषा की अनंतता का या भाषा की अमरता, अमरता मतलब क्या होता है? जिसका अनंत क्या हो, जिसका कभी अंत ना हो, जो सदियों से चली आ रही है और आगे भाई चलती है, मतलब इसका कभी अंत नहीं हो सकता है। क्लियर। तो एक भाषा को वो बताते हैं कि सिर्फ भाषा ही एकमात्र ऐसी चीज है, जो हमारे शब्द होते हैं वो सिर्फ एकमात्र ऐसी चीज है जिसका कभी अंत नहीं होगा। मतलब वो सदियों से चलती आ रही है, अभी भी प्रेजेंट में चल रही है और आने वाले समय भी, और उससे मतलब आगे वाली जितनी भी जनरेशन है ये भाषा कभी भी अंत नहीं होती है। इसलिए वो कहते हैं कि भाषा एकमात्र अनंत है। अब देखिए, जैसे समझ सकते हैं कि हमारी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, मनुष्य को मान लीजिए, मनुष्य आएंगे जाएंगे, है ना, पेड़ पत्ते फूल पत्ते जितनी भी, वो सब एक न एक दिन नष्ट होनी है। लेकिन सिर्फ भाषा ऐसी चीज जिसका नष्ट कभी भी नहीं होना है। तो बस वो यहीं पर ये बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी विद्यमान चीजें हैं वो सभी की सभी नश्वर है, सबका अनंत होना, सबका विनाश होना है, एक दिन सबका खत्म होना है। लेकिन शब्द जो पहले बोले गए हैं वो कभी अंत नहीं होते। अगर आज हम कोई शब्द को बोल रहे हैं तो भले आज हम ना रहे, मतलब आने वाले समय में मैं ना रहूं, लेकिन जो मेरे द्वारा बोले गए शब्द हैं वो आने वाले जनरेशन में जरूर यूज किए जाएंगे। चाहे भले उनका बोलने का तरीका चेंज हो जाए लेकिन वह शब्द कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए बोला गया है कि हर चीज का अंत है लेकिन सिर्फ भाषा का अंत नहीं है। जैसे जो हमारे सूरदास जी हो गए, आप एग्जाम्पल समझ ली तभी आपको समझ आएगा। सूरदास जी हैं, क्या थे? हमारे कवि थे। तो उन्होंने सूरदास के पद लिखा था। क्या उन्होंने सूरदास के पद लिखा था? तो कितने उनको साल हुए भाई, मतलब खत्म हुए। हमारे वेद व्यास जी देख लीजिए, उनकी रचनाएं हैं। तो आज उनकी रचनाओं को हम अभी पढ़ रहे हैं। सूरदास के पद 10th मेरा टॉपिक है, हम उसको पढ़ रहे हैं और आने वाली जो जनरेशन होगी जो वो 10th में आएंगे, अगर वो टॉपिक रहेगा सिलेबस में तो सूरदास के पद वो भी पढ़ेंगे। लेकिन सूरदास तो कब के खत्म हो चुके हैं। तो इंसान आएंगे जाएंगे लेकिन उन्होंने जो शब्द बोले हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। भले चाहे उनके बोलने का रूप चेंज हो जाए, बोलने का स्वरूप चेंज हो जाए, लेकिन शब्द हमेशा रहेंगे, भले इंसान वो चला जाए। ठीक है, तो वही इसने बोला है वो वाजपेयी जी ने कि भाषा सिर्फ एकमात्र अनंत है। तो ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है। तो लिखा है कि फूल झड़ता है,
फूल शब्द नहीं। वो बोलते हैं कि जो एक फूल होता है, फूल प्रकृति से जन्म लेता है। एक जो फूल है वो मिट्टी से जन्म लेता है, बड़ा होता है, उसकी पत्तियां खिलती हैं और वो टूट कर नीचे गिर जाता है और पुनः वह जमीन में मिल जाता है। अर्थात मिट्टी से जन्मा, बिखर गया, टूट कर गया और दोबारा से मिट्टी में विलीन हो गया। तो वही बोला है कि मिट्टी से जन्मा फूल और मिट्टी में विलीन हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो फूल होता है वो शब्द नहीं होता। अर्थात जो फूल है वो अनंत नहीं होते हैं, जो शब्द होता है वो अनंत होता है। अर्थात फूल समाप्त हो जाता है लेकिन शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वो सदियों तक चलते रहते हैं। बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। कि एक बच्चा है वो गेंद को उछालता है, एक बच्चा गेंद को उछालता है और उसके बाद जो दूसरी बच्ची है उस गेंद को पकड़कर वह पुनः उछाल देती है। तो इसका जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। बच्चे ने गेंद उछाली, दूसरे ने पकड़ी, फिर उसने उछाली, तो इस गेंद को उछालना, पकड़ना, उछालना, इसका जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो भाषा है, जो आज हमने कोई बात कही है तो सदियों बाद भी वही भाषा हमारी विद्यमान होगी, भले उसका स्वरूप चेंज हो जाए। मतलब आज कहे हुए जो हमारे शब्द है वो सदियों बाद भी कहे जाएंगे, मतलब सदियों बाद भी पुराने या फिर स्वरूप में विद्यमान होंगे। लोकती उसे एक बच्ची। तो यही बोला है कि भाषा का कभी अंत नहीं होता है, भाषा अनंत है। तो देखिए अब इसको आपको कैसे लिखना है। तो इसमें अशोक वाजपेयी जी कहते हैं, कवि प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत लाइन में, प्रस्तुत कविता में अशोक वाजपेयी जी भाषा एकमात्र अनंतता, भाषा की अनंतता, भाषा की अमरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाषा ही एकमात्र अनंत जिसका अंत नहीं होता है। अर्थात भाषा अमर है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, अर्थात भाषा कभी समाप्त नहीं होती है। आप बना बना के लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, कवि भाषा एकमात्र अनंत अर्थात भाषा की अमरता का, भाषा की अनंतता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाषा ही संसार में, भाषा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसका अंत कभी नहीं होता, अर्थात शब्द कभी समाप्त नहीं होते हैं। वह सदियों पुराने से चले आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन जो एक फूल होता है, एक फूल मिट्टी से जन्म लेता है, खिलता है, टूटकर पुनः मिट्टी में बिखरकर मिट्टी में विलीन हो जाता है। तो मतलब फूल से जन्मा, मिट्टी से जन्मा हुआ फूल पुनः मिट्टी में विलीन हो जाता है, अर्थात वह नष्ट हो जाता है। लेकिन जो शब्द है वह कभी नष्ट नहीं होते हैं। शब्द पुराने जो है वो आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलते आएंगे। जैसे एक जो बच्चा है वो गेंद को उछालता है और पुनः एक बच्ची उसको पकड़कर पुनः उछाल देती है, तो इसका जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से आज कही हुई भाषाएं, फिर आज कहे हुए शब्द सदियों बाद भी रिपीट किए जाएगा, सदियों बाद भी बोले जाएंगे। यहीं पर अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि इसीलिए भाषा एकमात्र अनंत है, अर्थात भाषा का कभी अंत नहीं है और भाषा कभी समाप्त नहीं होती। क्लियर? तो होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। अब आगे एक पैराग्राफ और है, फिर हमारी देखिए यहाँ देख लेते क्या लिखा है कि कवि का कहना है कि भाषा एकमात्र अनंत अर्थात जिसका अंत नहीं है। फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं, उसके पंखुड़े टूटकर बिखर जाते हैं और अंततः फूल मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। वह प्रकृति से जन्मा है और अंत में प्रकृति में लीन हो जाता है। फूल की तरह शब्द विलीन नहीं होते। भाषा जो शब्दों से बनती है वह कभी समाप्त नहीं होती। सदियों के पश्चात भाषा का अस्तित्व बना रहता है। यह दूसरी बात है कि विशुद्ध समानांतराल में भाषा के स्वरूप में परिवर्तन अवश्य हो जाता है। मतलब आज जो हमने बात कही है वो बात तो कही जाएगी लेकिन बोलने का लहजा चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन वह समाप्त नहीं होती कभी भी। यह उसी प्रकार जैसे एक बालक गेंद को उछालता है और दूसरा उसे पकड़कर पुनः उछाल देता है। आज किसी ने कोई बात कही, सैकड़ों वर्ष बाद परिवर्तित रूप में कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी बात को कह देता है। अतः निश्चित है कि भाषा एक बात अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है। तो भाषा कभी भी अंत नहीं होती। आज जो हम बात बोल रहे हैं, भले हम रहे, आप रहे, कोई भी ना रहे, लेकिन जो हमारे शब्द है वो आगे चलकर बोले जाएंगे। भले दूसरा व्यक्ति उसको परिवर्तित रूप में बोले, मतलब बदल कर बोले, लेकिन जो शब्द है वो बोले जाएंगे। जैसे सूरदास के पद आज हम उनको पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कब लिखा, तो उनके वो शब्द ही तो है, तो कब के वो भाई खत्म हो चुके, लेकिन वो खत्म हो चुके, लेकिन उनके शब्द आज भी चल रहे हैं। तो यही है कि हर चीज का अंत है लेकिन शब्द का अंत नहीं है। शब्द कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इधर और यहाँ पर ये हमारी कविता भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दलान में बैठा हुआ ना बच्चा रहेगा ना बूढ़ा, ना गेंद ना फूल ना दलान रहेंगे, फिर भी शब्द भाषा एकमात्र अनंत है। देखिए दलान का मतलब क्या होता है, बरामदा बोलते हैं, आंगन जिसको बोलते हैं, आंगन बोल सकते हैं, बरामदा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कवि कि
एक बूढ़ा भाषा जो शब्द होती है, शब्दों से बने हुए गीत को गाता है। एक जो कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो शब्दों से बने हुए गीत को गाता है। जब वह मर जाता है तो वह बूढ़ा तो भाई मर गया, लेकिन उसके द्वारा शब्दों से जो उसने गीत गाए थे, शब्दों से बनी भाषा से जो गीत गाए थे, वह समाप्त नहीं होती, बल्कि उसी गीत को जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी बरामदे में बैठ के उसी को ही गाता है। क्लियर। और यह जो हमारी भाषा होती है, शब्दों से बनी जो भाषा है, उसका भूगोल और इतिहास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये भूगोल और इतिहास से बहुत दूर है। भाषा पर भूगोल इतिहास से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही जो हमारे शब्द और शब्दों से बनी भाषा और भाषा से बने गीत भी कभी इतिहास नहीं होते, अर्थात वह हमेशा बने ही रहते हैं। क्लियर। फिर वो पुनः कहते हैं कि ना तो वह क्या बोलते हैं बरामदे में बैठा हुआ बूढ़ा रहेगा और ना ही गेंद उछालने वाली बच्ची रहेगी, ना तो गेंद रहेगी, ना फूल रहेगा, ना बरामदा रहेगा, लेकिन रहेंगे फिर भी सब। यह सब कुछ अंत हो जाएगा लेकिन फिर भी शब्द रहेंगे, क्योंकि ये संसार में सिर्फ भाषा ही एकमात्र अनंत जिसका कभी अंत नहीं होता है। क्लियर। तो उम्मीद है आपको समझ आया हो। दोबारा समझिए कैसे आपको इसको एग्जाम में लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में अशोक वाजपेयी जी भाषा की अनंतता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बूढ़ा शब्दों से बने हुए गीत को गाता है और जब वह मर जाता है फिर भी वह जो गीत है वह समाप्त नहीं होते, बल्कि उसी गीत को दूसरा बूढ़ा किसी बरामदे में बैठे हुए गाता है। क्लियर। अब क्या बोलते हैं कि भाषा पर, शब्दों से बनी भाषा पर भूगोल और इतिहास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भाषा है, जो शब्दों से बनी भाषा है, वह भूगोल और इतिहास से बहुत दूर है। कहेंगे भाई। उसके बाद वह पुनः कहते हैं कि ना तो वह बरामदे में बैठा हुआ बूढ़ा रहेगा और ना ही गेंद रहेगी और ना ही वह गेंद उछालने वाला बच्चा रहेगा, ना ही बरामदा रहेगा, रहेंगे फिर भी शब्द, क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत, अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ना वह बूढ़ा रहेगा गीत गाने वाला, ना वह बरामदा रहेगा, ना गेंद उछालने वाली बच्ची रहेगी, ना फूल रहेंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सिर्फ क्या रह जाएगा? सिर्फ शब्द। तो यही बोला है कि सिर्फ भाषा ही संसार में एकमात्र अनंत जिसका कभी अंत नहीं होता है। क्लियर। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर भी ये कविता समझ आई होगी। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। लिखा है, कवि का कहना है कि हमें प्राचीन काल संबंधित ज्ञान इतिहास और भूगोल जैसे विषयों की सहायता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब इतिहास और भूगोल ही नहीं लिखे गए थे तो भाषा का अस्तित्व उस समय भी था। उस समय में कोई एक वृद्ध व्यक्ति जब कोई पद गुनगुनाता था तो घर के किसी अन्य भाग में बैठा हुआ कोई अन्य वृद्ध उसी पद को या अन्य किसी पद को गुनगुना उठता था, और इसी माध्यम से भाषा आज तक चलती चली आ रही है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि भाषा विद्यमान किसी न किसी रूप में सदैव रही है। पुनः कवि कहता है कि ना बच्चा रहेगा, ना बूढ़ा रहेगा, ना, क्योंकि बच्चा एक समय अंतराल बाद वृद्ध हो जाएगा और वृद्ध जीवन छोड़ चुका होगा। ना गेंद रहेगा, ना फूल, और ना ही दालान। दाल मतलब क्या होता है? बरामदा, आंगन बोल सकते हैं, क्योंकि ये सही वस्तुएं नस्वार एक न एक दिन सभी को समाप्त हो ही जाना है। लेकिन इन सबके समाप्त हो जाने के बाद भी शब्द बन रहे, क्योंकि संसार में भाषा ही एकमात्र अनंत, अर्थात सब चीज का अंत होना है। जो भी चीज आज है उसका आगे चल के अंत होना है। हम लोग अभी हैं, आगे चल के बूढ़े होंगे, हमारा अंत होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो हम लोग शब्द हम बोल के जा रहे हैं उसका कभी अंत नहीं होगा। भले कोई हमारे शब्द को कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे फॉर्मेट में बोले, लेकिन शब्द रहेंगे हमेशा। क्लियर। तो पहले से रहते आए हैं, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं हो सकता। तो ये हमारी छोटी छोटी सी कविताएं थी, बहुत ही अच्छी थी और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट तो पढ़ना जरूरी भाई, ये क्या पता आ जाए एग्जाम में। वैसे मोस्टली देखा जाए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 100 में से बोल सकते हैं 40% इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। बाय लक अगर आई भाई तो बोले थे कि इम्पोर्टेंट नहीं है और आ गई, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट सी है। शॉर्ट में सुन लीजिए दोबारा से। युवा जंगल में क्या है कि वो युवा को बताते, मतलब एक जंगल के बारे में बताते हैं, और भाषा में क्या है कि भाषा की अनंत के बारे में बताते हैं। तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, सीधे सीधे से अर्थ निकल रहा है, कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो होपली आपको समझ आया होगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।